ওয়ারেন্ট ছাড়াই ৮৩ বছরের মানবাধিকার কর্মী স্ট্যান স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। মানবাধিকার ও সমাজকর্মী, ঝাড়খণ্ডে আদিবাসীদের অধিকার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব স্ট্যান স্বামীকে বৃহস্পতিবার রাতে রাঁচির বাগাইচা ক্যাম্পাস থেকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লির এনআইএ। গ্রেপ্তারের দুদিন আগে সামাজিক আদিবাসী অধিকার নিয়ে তার ভূমিকা নিয়ে এবং এনআইএ তদন্ত সম্পর্কে তার বক্তব্য ভিডিও রেকর্ড করেন। मैं स्टैन स्वामी हूँ। अभी एनआईए मेरे पीछे लगा हुआ है। अभी मुझे बॉम्बे जाने के लिए भी अभी मजबूरी की जा रही है, लेकिन इसके पीछे क्या परिप्रेक्ष्य है उसको पहले मैं बताना चाहता हूँ। झारखंड में हम जानते हैं कि विस्थापन एक बहुत बड़ा मामला रहा है। जब लोग अपना जल जंगल ज़मीन को खो रहे हैं, वो बांध के रूप में हो, फैक्ट्री के रूप में हो या टाउनशिप के रूप में हो, और इसके लिए उनको न्याय नहीं मिल रहा। अभी जनता खुद खड़ी हो रही है अपना हक मांगने के लिए। अभी इसके तहत सरकार की ओर से भी कुछ कानून बनाए गए हैं। खासकर 2-3 तो हैं। एक है पेशा कानून, जो पहली बार ग्राम सभा को स्वीकार करता है। वो एक पारंपरिक व्यवस्था है जिसके द्वारा आदिवासी जनता अपना स्वशासन करके आई है, उसको मान लिया है। दूसरा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जंगल राइट्स एक्ट, जिसके तहत जनता को जो जंगल में रहते हैं वो कैसे, उनका अधिकार क्या है इत्यादि। तीसरा है भूमि अधिग्रहण 2013 की कानून, जो पहली बार जो भू मालिक है उसका अधिकार को और जिस प्रकार का उसको मुआवजा देना है, कैसे देना है, वो सबको विश्लेषण करता है। ये तो कानून है, लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। ये सब के बारे में मैं विश्लेषित करके लिखते रहा हूँ, बोलते रहा हूँ, और जो भी संघर्ष चला है उसमें भागीदार भी रहा हूँ। और खासकर क्योंकि जनता खड़ी हो रही है, खासकर जवान अपना हक मांगते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। और बहुत सारे लोग हजारों में अभी जेल में बंद हैं, विचाराधीन कैदियों के रूप में, अंडर ट्रायल प्रिजनर के रूप में। उनके पक्ष लेके मैं हम लोग बहुत लोग मिलकर, मध्य भारत से सभी लोग मिलकर एक संस्था शुरू किए, परसिक्यूटेड प्रिजनर सॉलिडारिटी कमेटी नाम से। उसके द्वारा हम लोग केस भी फाइल किए हैं। और अभी केस की सामना करने के बदले अभी सरकार मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। और उसका पहला मौका था कि भीमा कोरेगांव, जबकि मैं कभी भीमा कोरेगांव गया भी नहीं, लेकिन उसमें एक संदिग्ध के रूप में डाला गया। उसके तहत मुझे 2 बार रेड किया गया। अभी पहले पुणे पुलिस कर रही थी, अभी एनआईए कर रहा है। और एनआईए तो 15 घंटा मुझे पूछताछ किया, और उसके मेरे सामने ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट को रखने लगा जो माओवादियों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था। मुझे किसी प्रकार का संबंध नहीं था उसमें, लेकिन वो सब मेरे सामने रखा गया। ये बोल के ये सब मेरे कंप्यूटर में पाया गया। ये सबको मैं इनकार करके आया हूँ। इसलिए अभी बॉम्बे
NIA ऑफिस से मुझे ये मांग किया जा रहा है कि मैं बॉम्बे जाऊं। और मैं इनकार करते रहता हूँ कि मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले मेरी उम्र है 83 इयर्स ओल्ड। सेकंड, मेरे कुछ ऐसी स्वास्थ्य की समस्याएं भी हैं। तीसरा, हमारा जो एपिडेमिक, कोरोना एपिडेमिक फैल रहा है पूरे देश में, उसमें मैं एक्सपोज करना नहीं चाहता हूँ। और अंत में झारखंड सरकार खुद बोला है कि 65 साल के ऊपर बुजुर्ग व्यक्ति लोग पब्लिक में ना आए। ये सब के तहत मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं NIA ऑफिस को बोल रहा हूँ, अगर मुझे और पूछताछ करना हो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया जाए। इसी पर मैं अटल हूँ और अटल रहूँगा। और जो भी इसके तहत सामना करना हो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। और जो भी मुझे जानते हैं, मेरे साथी हैं, दोस्त हैं और जो चिंतक हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि जो मुझे हो रहा है वो सबों को हो सकता है। जो जनता के हक के लिए खड़े होते हैं, उसके लिए हम लोग को तैयार रखना है। इसलिए यही संदेश के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। I wish to start this video by saying in the context in which I am. Right now, NIA is interrogating me. They have done 15 hours of interrogation, and still they want me to go to Bombay, which I am saying I will not go to Bombay for reasons that I will explain later. Now, a little background about my being and active and in Jharkhand is in the context of Jharkhand becoming a separate state. And so everybody wanted it as a state, but then the issues were there. The issues were especially displacement, land alienation because of mining, factories, townships, dams, and people were not taken into confidence. Hardly only minimal compensation was being paid to them. So we took it as a challenge and say how young people can take this as a life issue and fight it out. So in this process, some very helpful rulings or laws were passed by the Indian Parliament, and particularly one PESA Act, which gives significant powers to the Gram Sabha, whatever happens in the village, for it to be consulted and to get its consent. The other is the Land Acquisition Act, which for the first time recognizes the need to get the consent of the people, of the landowners, and a fair compensation to them. So this kind of opened the way for us, and people started to claim their rights. But as they claimed, they were just being thrown into jail. So in 2017, I gave a call to whoever I knew, not only in Jharkhand, but in all the central tribal states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and Bengal. So we came together, we have formed a body called Persecuted Prisoner Solidarity Committee, and through that we had planned to take up, first to do a study of the nature of under trial prisoners in all these states, and then to have recourse to legal action so that justice can be done. In this process, I have filed a case against the Jharkhand state in Jharkhand High Court on behalf of about 3,000 young Adivasis who are languishing in the jail. It is this which became a bone of contention with the state, and they wanted to put me out of the way. And one easy way was to
implicate me in some serious cases. And this case, it so happened, the Bhima Koregaon, a place that I have never been to in all my life. I was implicated there. I was raided twice. First it was done by Pune police, then it was forcibly taken over by NIA. They have done interrogation of me for about 15 hours in the month of July. I was interrogated for 15 hours during a span of 5 days. Apart from my biodata and some factual information about Bagaita, about Patalgadi issue, about Bhima Koregaon movement, etc., for which whatever they asked I provided, and some persons whom I had come across in this process. They started to put before me certain extracts supposedly taken from my computer. Extracts which were, Maoists were communicating with each other. And in some extracts even my name was mentioned. So they said, where did he meet? My first question was, who is the person writing? To whom was it written? On which date it is written? Is there a signature to what is written? None of it was there. So I just denied and disowned every single extract that was put before me, except one, where Sudha Bharadwaj and myself, we were the co-conveners of this PPSC. We had issued a call to all human rights organizations all over the country, explaining what PPSC is about and requesting them, pleading them to come join hands so that it's a common effort. So these extracts were all interpolations put into my computer. So I took that stance very clearly. And finally, now they are even asking me to go to Bombay for further interrogation, which I am refusing to go. Because my age, I have certain ailments, there is the epidemic which is ravaging the country. And the Jharkhand government itself has given directions that elderly people may not travel or appear in public. Even these, I don't want to risk myself. And on the other hand, I am ready for further interrogation if NIA would want it, but through video conference. This is something that I am communicating to them, and let us hope that some human sense will prevail, and if it does not, I am ready, and I hope all of us, all those who know me and who are concerned about me, will also be ready to face what is to be faced. I just want to end by saying, what is happening to me is not something unique happening to me alone. It's a broader process that is taking place all over the country. We are all aware how prominent intellectuals, lawyers, writers, poets, activists, student leaders, they are all put into jail just because they have expressed their dissent or raised questions about the ruling powers of India. So we are part of the process. As such, in a way, I am happy to be part of this process because I'm not a silent spectator, but I'm part of it, part of the game, and ready to pay the price, whatever be it. Thank you for your attention. Bureau Report, Channel 3 Raat.